हेलो गाइस, वेलकम टू इनविंसिबल आईएएस। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम लोग आज डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बिल एक प्रपोज किया गया हम लोग का लोकसभा में, और उस बिल के यानी कि हम लोग पार्लियामेंट में एक बिल आया है। उस बिल में जो है कि हम लोग का 129th अमेंडमेंट एक्ट का बिल है। इसके थ्रू क्या है, आर्टिकल 82 का इंसर्ट करने के बारे में बात किया जा रहा है। आर्टिकल 82 के अनुसार बोला जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में डिस्कस इसी कारण से हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहला ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है प्रपोज किया गया है कि ये होल्ड करेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन नेशन और स्टेट में। मतलब क्या होता है कि इसमें एक साथ स्टेट का और नेशनल ये दोनों का इलेक्शन एक साथ होगा। साथ ही साथ विद इन 100 यानी कि 100 डेज़ के अंदर में क्या हो जाएगा, जो म्यूनिसपालिटी का इलेक्शन होगा वो भी कंडक्ट करा दिया जाएगा पूरा देश में। तो मतलब क्या है कि सारा इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, तो इससे प्रॉमिस किया जा रहा है क्या कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगा, जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो हर समय इलेक्शन होता है उसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। और जो वोटर फटीग है, लोग जो यानी कि वोट दे के परेशान हो जाता है, बार बार वोट देना बार बार, तो उसे थकावट जो हो जाता है, एक तरीका से फटीग, एक तरीका का माइंडसेट हो जाता है कि इतना लंबा लाइन में कौन खड़ा होगा, बार बार इलेक्शन आते रहता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसके बारे में हम लोग एनालाइज करते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इससे क्या बेनिफिट है वन नेशन वन इलेक्शन से। तो पहला ही हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा हम लोग को कि जो इफ़िशियंसी है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। कैसे इफ़िशियंसी इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि साल भर क्या है कि हर जगह कहीं ना कहीं वोटिंग और इलेक्शन होते रहता है, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या कि इलेक्शन कंडक्ट कराने में ही बिजी हो जाता है। जो उसका काम है उसको वो क्या प्रॉपरली नहीं करता, हर समय क्या बीच बीच में क्या हमेशा इलेक्शन में ही बिजी हो जाता है, इलेक्शन ड्यूटी लग जाता है, जिसके कारण इफ़िशियंसी क्या हो जाता है, घट जाता है। साथ ही साथ इंडिया इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है, जैसे अगर लोकसभा की इलेक्शन है तो इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा खर्च करता है ये इलेक्शन में। तो इलेक्शन में जो इतना खर्च हो रहा है तो वो क्या कॉस्ट सेविंग हो जाएगा कि हमेशा क्या बार बार इलेक्शन नहीं होगा, एक टाइम पे इलेक्शन होगा और साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा। तो इसके कारण क्या है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और जो यानी क्या है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा कि एक तरीका से सारे जगह इलेक्शन होगा। जो क्या है कि कॉस्ट है वो घट जाएगा और मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, जो बार बार रिक्वायरमेंट होता है वो कम हो जाएगा, और जो भी है सभी अपना अपना वर्क करेगा। साथ ही साथ इससे क्या बेनिफिट होगा, जो वोटर फटीग है, वोटर फटीग मतलब क्या हो गया कि जो वोटर हम लोग देखने को मिलेगा वो जो थक चुका है वो क्या हो जाएगा, हम लोग देखने को मिलेगा वो कम होगा। वोटर फटीग क्या हो जाएगा, हम लोग देखने को मिलेगा कि वो कम होगा। और जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन होता है, जो बार बार इलेक्शन हो रहा है, उससे क्या है कि ये इम्पैक्ट होता है कि जो पोटेंशियल जो है कि इम्पैक्ट जो टर्नआउट वोटिंग देने का लोग का यानी कि जाने का होता है उससे कम जाता है। इस कारण से इससे इम्पैक्ट यही होता है क्या कि लोग क्या है कि जितना जाना चाहिए उससे क्या हो रहा है, कम जा रहा है इलेक्शन वोट देने के लिए। और साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या हो जाता है कि अगर हम लोग एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक साइकिल में ही सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या फ्रीक्वेंट इलेक्शन से क्या होता है कि वोटर फटीग हो जाएगा कम, और क्या हो जाएगा हम लोग देख मिलेगा कि इससे जो वोटिंग टर्नआउट है, जो लोग का वोट देने का है वो संख्या हो सकता है बढ़ जाएगा। और क्या होगा, साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या हो जाता है कि सारा इलेक्शन एक साइकिल में ही सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा कि इससे। साथ ही साथ हम लोग ये सारा चीज़ देखें और हम लोग देखते हैं कि इससे चैलेंजेस क्या अराइज होता है। तो इसका चैलेंजेस क्या है कि ये फेडरल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। क्यों, जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो एक चैलेंज क्रिएट होता है। क्या चैलेंज आता है यहाँ पर हम लोग देखने को मिलेगा कि इसमें पावर शिफ्ट जो होगा, अगर साइमल्टेनियस सिलेक्शन होगा तो लोग ज़्यादा फोकस कर जाएगा नेशनल इशू पे, और जो स्टेट इशू है उस पर कम फोकस करेगा। और नेशनल इशू पे ज़्यादा फोकस करने के कारण क्या होगा कि जो नेशनल गवर्नमेंट और नेशनल लेवल पार्टी है उसको
ज़्यादा अपर हैंड मिलेगा एज कंपेरिजन टू जो हम लोग का स्टेट लेवल बोला जाए या लोकल लेवल पे बोला जाए। तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का हम लोग को देखने को मिलेगा इशू। और क्या हम लोग देखने को मिलेगा ये साइमल्टेनियस इलेक्शन में कि इसमें जो अकाउंटेबिलिटी होता है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर बार बार लगातार इलेक्शन होते रहता है तो क्या, जैसे मान के चलते क्या कि आज राजस्थान में हो रहा है, फिर दूसरे महीने में क्या है कि झारखंड में होगा, फिर तीसरे महीने हो सकता है क्या कि बिहार में होगा। इस तरीक़े से अगर लगातार इलेक्शन हो रहा होता तो गवर्नमेंट को ये डर होता है क्या कि वो क्या कि अगर अच्छा से काम अभी नहीं करेगा तो झारखंड में हार जाएगा या बिहार में हार जाएगा। तो एक अकाउंटेबल वे में उन लोगों को काम करना होता है कि उसका रीज़न हमेशा क्या है कि उसको क्या कि आज अगर हम अच्छा नहीं काम करते तो नेक्स्ट मंथ क्या जो इलेक्शन है उसमें उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि उसमें क्या हम लोग देख लेगा कि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होता है और अकाउंटेबल होता है यानी कि इंडिविजुअल गवर्नमेंट। ये अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो 5 साल के लिए फ्री हो जाएगा गवर्नमेंट। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि अगर फ्री हो जाएगा तो सिर्फ क्या है कि जो जैसे क्या बहुत से नेता लोग क्या होता है बार बार क्या एक जगह से जगह कैंपेनिंग में जाता है, वो कैंपेनिंग में ना जाके अपना एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेगा। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ये देखने को मिलेगा कि वो अकाउंटेबल नहीं होगा। 5 साल तक चिंता मुक्त, अब 5 साल तक क्या है कि कोई टेंशन नहीं है और क्या है कि अब सिर्फ अपना प्रॉफिट के लिए ही सोचेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जनता को उतना ज़्यादा फोकस ना करे, ये भी अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो सकता है। साथ ही साथ कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बोला जा रहा है, तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बात किया जा रहा है तो फुल्ली कंसल्टेशन लोग से अभी नहीं लिया गया और बहुत ही रस में हड़बड़ी में ये सारा चीज़ क्या किया गया कि इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया जा रहा है। तो पूरा कंसेंसस जो है लोगों का वो अंडरमाइन कर दिया गया है, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और पब्लिक ट्रस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मेरा हर एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, मेरा रिप्रेजेंटेटिव, जो नहीं हो रहा है। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर कि अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले इंक्लूसिविटी, मतलब जितना भी स्टेक होल्डर है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो जाए, सिविल सोसाइटी वाला हो गया या कोई एक्सपर्ट है, सभी से बात करके सभी का क्या डिसेंट है या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये सभी चीज़ को जान के और उसके अनुसार क्या है कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू हर डायमेंशन में सोच के उसके बाद फिर इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। मतलब कि इसमें एक्सटेंसिव डिस्कशन होना चाहिए, मतलब थ्रू कंसल्टेशन के थ्रू एक्सटेंसिव डिस्कशन होना चाहिए। जो क्या है कि यहाँ का जो कंसर्न है, अलग अलग तरह का कंसर्न है, प्रॉब्लम है, क्या एक प्रॉब्लम अराइज हो सकता है साइमल्टेनियस इलेक्शन से, वो सभी चीज़ के बारे में क्या हो के सोच के और उसके अनुसार काम करें। साथ ही साथ कि ये सेफगार्ड करे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का। कौन सा प्रिंसिपल? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्री फेयर और रेगुलर इलेक्शन का जो होता है, तो उसमें क्या फ्री और फेयर इलेक्शन हो, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसको भी क्या है गौर करके रखें, अपने पास दिमाग में हमेशा फिट किए हुए रहे। ऐसा ना हो कि क्या है कि फ्री फेयर इलेक्शन के बारे में ना हो, यानी कि सिर्फ नेशनल को ही उससे बेनिफिट हो, स्टेट लेवल गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं हो। तो यही बताया जा रहा है कि पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तो यही बता रहा है कि यहाँ पर क्या कि ये जो इससे पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन होगा पार्टी का, वो नेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा हो जाएगा, रीजनल जो इंटरेस्ट है उस पर कम फोकस हो जाएगा। इससे पहले ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ क्या है कि नेशनल गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा और उसका कंट्रोल हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन पे। तो इससे स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथन द नेशनल गवर्नमेंट, जो है नेशनल गवर्नमेंट है वो उसको क्या स्ट्रेंथ ज़्यादा कर देगा, उसको ज़्यादा पावरफुल बना देगा और ज़्यादा कंट्रोल कर देगा क्या स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन पे कंट्रोल करके। इस तरीक़े से स्टेट गवर्नमेंट पे भी कंट्रोल हो जाएगा, इलेक्शन पे भी कंट्रोल हो गया। और इस तरीक़े से क्या है कि नेशनल पार्टी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा ओवर स्टेट इलेक्शन। मतलब जैसे क्या होता है साउथ में देखने को मिलेगा, बहुत सा स्टेट पार्टी ही अपना बना रहा होता है, गवर्नमेंट वहाँ पर बन रहा होता है स्टेट इलेक्शन में। तो इस तरीक़े से क्या नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा ओवर, यानी क्या हो जाएगा हम लोग देखेंगे कि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाएगा और नेशनल पार्टी इन्फ्लुएंसिंग ज़्यादा हो जाएगा एज पर कंपेरिजन टू स्टेट पार्टी। और ये जो इलेक्शन होगा इसमें अब क्या होता है कि एक और बात बता दिया, जैसे इलेक्शन हुआ सर, ठीक है, आप इलेक्शन के बारे में बात करें, मान लेते कि किसी कारण से कहीं अगर
सरकार गिर जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में प्रपोज किया गया है कि हम बताएं कि जैसे हम लोग बताएं क्या है इसके बारे में हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू पर रखें कि इसके बारे में क्या ये 129th अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार लाया जा रहा है। इसका बिल अभी प्रपोज किया गया है, 82A इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसमें क्या है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन किया जाएगा। मतलब क्या है कि एक साथ इलेक्शन किया जाएगा कि स्टेट का और सेंटर का इलेक्शन एक साथ हो जाएगा। फिर विदिन 100 डेज 100 दिन के अंदर में क्या म्यूनिसपालिटी का इलेक्शन होगा। लेकिन सर मान लीजिए अगर कोई स्टेट का गवर्नमेंट क्या है कि 5 साल पूरा करने से पहले ही क्या है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल आ गया या किसी कारण से क्या है कि वहाँ पर क्या सरकार गिर गया, तो जो री इलेक्शन होगा उसके लिए क्या, तो उसको बोला जाता है मिड टर्म। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, फिर से जब री इलेक्शन होगा तो अगर री इलेक्शन हो रहा है तो जो गवर्नमेंट बनेगा वो क्या होगा, जो रिमेनिंग 5 साल में जो बचा हुआ टाइम है बस वही करेगा। फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन में फिर से एक साथ सब स्टेट का होगा, ये यहाँ पर रूल है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर पहले ही 5 साल से पहले अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर क्या यानी कि अगर वो क्या होता है किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी लूज़ कर जाता है या किसी भी तरीक़ा से क्या है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो उसके बाद फिर क्या देखने को मिलेगा कि वो फिर दूसरा नया पार्टी इलेक्शन लड़ेगा या नया जो पार्टी यानी कि गवर्नमेंट बनाएगा वो क्या है रिमेनिंग टर्म जो 5 साल में जो बचा हुआ टाइम है उसी को टाइम लाइन को कंप्लीट करेगा। फिर जब 5 साल हो जाएगा यानी कि टोटली सारा यानी कि का एक साथ ही इलेक्शन होगा, तो जो रिमेनिंग टाइम है उसी को यानी कि किया जाएगा। तो ये है यहाँ का। तो इसमें एक और पॉइंट ऑफ है व्यू कि इस तरीके से तो बार बार इलेक्शन हो, मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है और वो 5 साल भी नहीं कंप्लीट करेगा और क्या होगा कि उसको फिर से री इलेक्शन कराया जाएगा, तो इससे कॉस्ट तो बढ़ भी सकता है। इसका तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि इससे तो कॉस्ट बढ़ भी सकता है कि अगर मान के चलते झारखंड में अगर कोई गवर्नमेंट है वो क्या है 2 साल के बाद जैसे 5 साल में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ और बोला जा रहा है कि 2034 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो बोला जा रहा है कि अगर मान के चलते 234 में सबका इलेक्शन एक साथ हो गया, अब इलेक्शन हो जाने के बाद फिर 5 साल में मान के चलते झारखंड या किसी भी एक स्टेट के बारे में बात करें कि वो 234 में नहीं कि 237 में क्या हो गया कि हम लोग का 200 यानी कि 2034 और 2037 में, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे 2037 में अगर मान के चलते कि इसमें इलेक्शन जो है कि वो उसमें यानी कि वहाँ से गवर्नमेंट क्या है कि अपना लूज़ कर दिया मेजोरिटी, तो ये 5 साल तो कंप्लीट नहीं किया, इसका तो 2 साल रिमेनिंग रह गया 2 साल। तो ये 2 साल के लिए कोई दूसरा पार्टी आएगा और वो क्या है कि 2 साल के लिए मतलब क्या है कि वहाँ इलेक्शन होगा, 2 साल के लिए बचा हुआ टेन्योर को पूरा करेगा। अब ये क्या है 2 साल का यानी कि क्या है बचा हुआ टेन्योर को जब ये पूरा करेगा तो री इलेक्शन होगा और ये यानी कि यहाँ 2 साल के लिए जो इलेक्शन हो रहा है मिड टर्म इलेक्शन, तो उसमें तो खर्च लगेगा ही ना। और फिर क्या है 5 साल के बाद फिर क्या है कि 2039 ठीक है में फिर से इलेक्शन होगा और उस समय जब इलेक्शन होगा तो फिर क्या है कि एक ही स्टेट को क्या है जो बच्चा वो बार बार उसका इलेक्शन हो रहा है, जो क्या है सिर्फ 2 साल के लिए ही उसको पहले चूज़ किया गया था 2037 में, तो अब फिर 2039 में री इलेक्शन होगा तो क्या इससे कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगा। तो ऑफकोर्स यहाँ भी चांस है क्या कि कॉस्ट बढ़ जाने का। तो जो मुद्दा लाया जा रहा है यानी जो पॉइंट ऑफ व्यू लाया जा रहा है तो उसका एक आर्गूमेंट ये भी है, क्रिटिक ये भी है कि इससे भी तो क्या है कॉस्ट बढ़ ही जाएगा। तो जो पॉइंट यानी कि जिस बेसिस पे बोला जा रहा है कि इससे कॉस्ट घटेगा तो वो भी यानी एक तरीक़ा से उसको कट कर रहा है इस बात को, यानी कि उसका क्या एंटी ये बात रखा जा सकता है। कंक्लूज़न क्या है इसका, कंक्लूज़न है कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो प्रपोजल हेल्ड किया गया है उसमें प्रॉमिस भी है यानी पॉजिटिविटी भी और चैलेंजेस भी है, यानी कि प्रोज भी कॉन्स भी है। तो इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या है कि प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि लोग पूरा इंक्लूसिविटी हो, मतलब सभी से बात किया जाए, सभी के थ्रू कंसल्टेशन किया जाए और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का सेफगार्ड करते हुए काम करना चाहिए ताकि इसका जो आउटकम हो बहुत ही सस्टेनेबल हो। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो कि किसी का सिर्फ क्या है कि एक पार्टी हो या किसी एक पार्टी का ही पावर यानी कि अपने अनुसार सारा डिसीजन ले, सारा कोई से यानी कि राय मशवरा लेके ही यानी कि होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है हम लोग इंडिया में क्या डिबेट डिस्कशन और डिसेंट ये डी क्यूब होना चाहिए, तो तभी यानी डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी इज सिंपली अबाउट डी क्यूब, डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए और डिसेंट होना चाहिए। डिबेट कोई डिस्कस होना चाहिए, कोई टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए, और डिसेंट मतलब क्या हो गया उससे नेगेटिविटी भी यानी मतलब क्या है कि उसका एंटी भी होना चाहिए कि हम उससे उस बात का यानी कि हम नहीं मानते, ऐसा भी होना चाहिए।
तो इस तरीक़ा से होना चाहिए। तो मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को मेंटेन करके रखना चाहिए, सेफगार्ड करना चाहिए। तो यही है पूरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, इट्स ओवर। आप इस पर अपना कमेंट कर सकते हैं कि कैसा लगा ये और क्या आपको यानी कि समझ में आया, और जो अच्छा पॉइंट लगा तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और लाइक कीजिए और इसको शेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू।